Am I live? Okay. सतीश कुमार। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग खुशी, अभिषेक, शाविया, विशाल प्रजापति, सुभाष कुमार, सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कल टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम क्या करेंगे, जहां पे आपको छोड़ा था वहीं से लेके चलेंगे। चलिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, फिर चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे बेटा? क्या पढ़ा रहे थे आपको? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आ जाइए आप लोग। नमस्ते भूमि, अर्पित, हरी यादव, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अनाया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि स्टार्टिंग में 5-10 मिनट मैं आपके कमेंट रीड करूंगी, बीच में थोड़ा बहुत देखूंगी, और लास्ट में मैं 5 मिनट आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है? स्पेशल गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बाकी आपको बता दूं, चरणजीत सिंह, मुझे पंजाबी नहीं आती है। हाँ सर, ये फैन ऑफ करिए। हाँ हाँ फैन ऑफ करिए। ये वर्क नहीं कर रहा है क्या? नहीं नहीं, पंखा बंद करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बाकी ठीक है, कमेंट भी ठीक ही है। चलिए तो आ जाइएगा सभी लोग। चलिए आपको बता देते हैं कि बेटा क्लास के दौरान सबके कमेंट रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, समय पे आपको कंटेंट डिलीवर करना है आपके एग्जाम तक। और कोशिश ये है कि आपको सिलेबस देने के बाद इतना समय आपको मिल जाए कि आप क्या है अपना रिवीजन भी कर पाए। तो सबकी क्वेरीज यहाँ पे फुलफिल हो पाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो बजाय इसके कि मैम आप इग्नोर कर रही हैं, आप देख नहीं रही हैं, तो समझिए इस चीज को कि सभी के कमेंट रीड कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा क्वेरीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको आप बाद में पहुंचा सकते हैं। ठीक है? हाँ एनटीपीसी में क्लास चल रही है। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए आते हैं बेटा, वापस आते हैं। तो एक यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों की क्लास के दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, चैप्टर रिगार्डिंग डाउट्स जो होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे रीड करके अगर मैं आपको रिप्लाई करूँगी, देन जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारा मोटिव क्या है कि हम समय से आपको सारी चीज़ें पहुंचा दें, जिससे बचे हुए समय में आप क्या कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ। अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए किसी भी क्लास के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो टीचर का योगदान होता है वो 40% होता है, होता भी नहीं है। ठीक है? टीचर आपको गाइड करेगा, कंटेंट देगा, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे। सॉरी देखिए, मैंने ये चीज़ विश्वजीत, मैंने ये चीज़ डे ऑफ वन ही आपको क्लियर की थी कि ये जो बेटा बोलने वाला है ये थोड़ा हैबिचुअल है ना। इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस थी, देन आई वाज लाइक कि बेटा, तो ठीक है गाइज, ये थोड़ी हैबिचुअल चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगी, है ना।
इट डजंट मेक सेंस कि हम क्या बोल रहे हैं, आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और किसी बच्चे की कोई कंप्लेन थी कि मैम जो है क्लास के दौरान कमेंट इग्नोर करती हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गाइज आपको बता दें कि कमेंट इग्नोर नहीं करते हैं, बस आपके समय का ख्याल रख रहे हैं कि आपके साथ कुछ अहित ना हो जाए, आपके साथ कुछ अहित ना हो जाए, हम आपके कमेंट रीड करके रिप्लाई करते रहें और आपका क्या है कोर्स छूट जाए, समय पे आपको कोर्स ना मिल पाए, ये सोच के चल रहे हैं। बाकी आप लोगों को भी थोड़ा सा क्या है कोऑपरेट करनी पड़ेंगी, चीज़ें समझना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल हो सकता है क्लास के दौरान और क्या नहीं हो सकता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपको बताया गया था, अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जंतुओं में प्रजनन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रजनन की परिभाषा आपको क्या बताई थी, ऐसा कुछ नहीं है हर्षित दुबे, यहाँ पे जो कमेंट है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चल रहे होते तो स्किप हो जाती हैं चीजें। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपको क्या बताया गया था, यहाँ पे बेटा हम एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि जंतुओं में प्रजनन की बात कर रहे हैं। अगर प्रजनन की बात करें तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया था कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही सादृश्य संतान को उत्पन्न करता है, ठीक है। उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। आगे हमने बात की थी जो प्रजनन है जंतुओं में दो तरह से हो सकता है, पहला आपका अलैंगिक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका क्या था, लैंगिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में जो एनिमल्स बने थे, जो लोअर ग्रेड के एनिमल्स थे यानी कि निम्न स्तर के जो जंतु थे, उनमें क्या हो रहा था, अलैंगिक जनन हो रहा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। जैसे जैसे चीजों का विकास होता गया, हायर एनिमल जब बने तो उनमें क्या होने लगा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होने लगा था। अलैंगिक जनन आपको बताया गया था दो प्रकार से, पहला आपका क्या था, फ्रेगमेंटेशन था, दूसरा आपका क्या था, विखंडन था और मुकुलन था। एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बडिंग आपको कहां देखने को मिला था, कौन सा एनिमल बडिंग में आपको क्या एग्जाम्पल बताया गया था। बडिंग में क्या बताया गया था, गुड। फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया गया था, फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया गया था। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करें, आपके कमेंट इतने फ्रिक्वेंटली चलते हैं ना कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। यशु बाबू अमीबा किसका, गुड। चलिए वापस आते हैं। हाँ कुछ बच्चे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, लेकिन अभी आपसे क्या पूछा जा रहा था, एग्जाम्पल पूछा जा रहा था। वापस से आ जाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे लैंगिक जनन। जब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो वहां पे हमने उदाहरण में क्या देखा था, उच्च स्तर के जंतु, ठीक है। उच्च स्तर में अगर हम बात करें तो हम मानव को लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मानव प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। मानव प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें तो हमने क्या स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, फीमेल। आपने देखा है अगर आप ह्यूमन बीइंग में जाओगे तो वहां पे क्या है, कैटेगराइजेशन है मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। किस चीज के आंसर डालने हैं, जितिन प्रसाद कौन से आंसर डालने हैं बेटा, क्या आप उस सेल वाली टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो कल आपको उसके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हाँ रोज क्लास चलती है गौतम। चलिए आते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए आप यहाँ आके डेली क्लास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखाता है कि आप कितने कंसिस्टेंस हैं, कितने निरंतर हैं अपनी चीजों को लेके, है ना। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र।
पुरुष प्रजनन तंत्र की अगर बेटा हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो यही ख्याल आता है कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये बॉडी में किस जगह लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है अनुपमा, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम रिकैपिंग ही कर रहे थे प्रीवियस क्लास की। ठीक है, वापस आते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि ये पुरुष प्रजनन तंत्र कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पूरी बॉडी में कहाँ पे उपस्थित होता है। तो अगर हम बात करें, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, हम क्या देखते हैं, जो प्रजनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, कहाँ होता है, बिलो द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, आपका जो उदर है, उदर को हिंदी में पेट भी बोलते हैं, उसके नीचे सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, कौन से रीजन में, पेल्विक रीजन में होता है, जिसको हम श्रोणी मेखला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज सिचुएटेड इन पेल्विक रीजन, इन पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला बोलते हैं। यह वर्ड आपको पता है कि आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। यह कहाँ होता है, श्रोणी मेखला में उपस्थित होता है। आगे अगर जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आप श्रोणी मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, अंश मेखला में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे। टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटली। अच्छा, हम यहां तक पहुंच गए थे क्या, श्रोणी मेखला में? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था क्या? चलिए कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। उपस्थित होता है, पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल में या फीमेल में, वो कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो अंग तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है, प्रजनन तंत्र, यानी कि ये क्या है, एक तरह से अंग तंत्र है। तो अगला प्रश्न तो यही आएगा कि मानव में इस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा, कौन कौन से अंग शामिल हैं। बायोलॉजी के वर्ड हार्ड नहीं होते हैं, हाँ कुछ कुछ, अब ऑब्वियस सी बात है। दुष्यंत, चलिए आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो अगला प्रश्न तो यही है कि हम अंग तंत्र की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अंग तंत्र की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे इस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। अंग तंत्र किससे मिलके बना है, अंग से मिलके बना है। तो हम यही देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अंग शामिल हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, तो आपको क्या बताया गया था, अगली स्लाइड अगर हम लेंगे तो हम क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, यहां पे क्या क्या शामिल होगा। ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र में शामिल होते हैं क्या क्या, कौन कौन से अंग हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, शामिल होते हैं, इंक्लूड। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। सिर्फ 22 डेज नोटिफिकेशन आ गया है क्या आपका, ये किसी बच्चे ने अभी अभी मैसेज डाला, मैंने नाम सी नहीं कर पाया है। 32 डेज आपके पास रिमेनिंग है, आपका नोटिफिकेशन आ गया है क्या एग्जाम का। गुड मॉर्निंग जय दीक्षित, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बायोलॉजी कमजोर है आपकी, दादा चंदन यादव। कोई दिक्कत नहीं, नो मैम नहीं आया, चलिए कोई नहीं, अगर नहीं आया तो भी हम समय पे अपना क्या है सिलेबस खत्म कर लेंगे। अगर आपके पास 32 डेज भी हैं तो हमने टारगेट किया है कि दिसंबर लास्ट तक हम कंप्लीट कर ही लेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए आते हैं वापस। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्या देखी थी, बायोलॉजी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ पे लर्निंग ट्रिक्स की जरूरत होगी वहां पे आपको लर्निंग ट्रिक्स दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देने की आवश्यकता होगी वहां पे आपको क्या है कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वृषण, एक जोड़े वृषण। यहां पे क्या होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होगा, टेस्टिस में होगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट, सबसे पहले हमारे क्या आएंगे, डक्ट्स आएंगे, एसेसरी डक्ट्स, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक नलिकाएं। आप देखेंगे सबसे पहले वृषण में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर वहां से स्पर्म डक्ट यानी कि नलिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचेगा, सेमिनल वेसाइकल में पहुंचेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल, वीर्य पुटिका बोलते हैं, ठीक है। वीर्य पुटिका मतलब जहां पे क्या है, जो स्पर्म है वो स्टोर होता है। फिर जब आप क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं, तो वो स्पर्म वहां से क्या होता है, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट्स क्या बोलेंगे हिंदी में बेटा, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। आगे अगर आप देखेंगे तो थर्ड आपका क्या आ जाएगा यहां पे, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक ग्रंथियां, जैसे कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल आ जाएगी, सहायक ग्रंथियां। आपको परेशान नहीं होना है, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप डेली ऐसे क्लास भी लेते रहेंगे ना तो भी आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, बाह्य जननांग, इसमें आपका क्या आ जाएगा, पेनिस, आगे आपको बताया जाएगा एक एक करके। बाह्य जननांग, चलिए अब हम क्या करेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र में एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ये कहां पे होती हैं। देखिए स्पर्म, जय दीक्षित, स्पर्म फॉर्मेशन मेल्स में ओल्ड एज तक होता है, बुढ़ापे तक होता है, ठीक है। ये सब कहाँ हो गया, हाँ ये सब हो गया था पिछली क्लास में, कोई बात नहीं बेटा। आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका क्या आ जाएगा, हाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है, अच्छा ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, यहाँ पे लिखा गया है पुरुष प्रजनन तंत्र जो है वो श्रेणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड्स है ये आपको बता दिया गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो एसेसरी डक्ट्स इन्होंने डायरेक्ट यहां से स्टार्ट किया है। हम पीछे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे। एक स्लाइड लेते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बेटा टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस हिंदी में क्या बोलेंगे, वृषण बोलेंगे। सबसे पहला सेंटेंस तो यहाँ पे यही आता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं वो कितने होते हैं काउंटिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय पेल्विक रीजन मैडम, पेल्विक रीजन बेटा श्रोणि मेखला जिसको हम बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके लोअर लिम्फ को जो कनेक्ट करने वाली बोन होती है उसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं। आपका जो उदर होता है, जो पेट होता है, उसके नीचे का रीजन प्लस आपकी जो जघन होता है उसके ऊपर का जो रीजन होता है उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं।
आगे अगर हम चलेंगे तो सबसे पहला तो यहाँ पे यही बनेगा कि ब्रशर जो है वो कितने होते हैं मेल में, ठीक है। वन पेयर, आप सभी को पता है कितने होते हैं, वन पेयर टेस्टिस इन मेल, ठीक है। मेल जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होते हैं। पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये टेस्टिस कहाँ होते हैं, आपने देखा है कि मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी उदर गुहा होती है उससे बाहर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। बाहर की तरफ क्यों होते हैं, बाहर की तरफ एक पाउच में होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। ये पाउच क्या करता है, आपको बता दिया जाए कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बोर्ड कलर चेंज नहीं, अभी ये ठीक दिख रहा है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, हाँ एक हेल्दी, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो ये आई थिंक पहले भी आ चुका है। देखिए अगर वन टेस्टिस भी है और वो हेल्दी है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहां पे टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, वहां पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, शुक्राणु के जनन के लिए हमें जो तापमान चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 35 टू 36 चाहिए होता है। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो क्या होते हैं, उदर गुहा के बाहर एक थैली में होते हैं जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। वो स्क्रोटम क्या करता है, तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के लिए। चरण स्पर्श, खुश रहिए बेटा। चलिए वापस आते हैं, टेस्टिस की बात हुई, ठीक है। ये कहां पे सिचुएटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। It is situated outside the abdominal cavity। ये टाइप नहीं हुआ है, पीपीटी में नहीं है तो हैंड रिटन दे रहे हैं, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए। मेल, चलिए, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसको हिंदी में लिखेंगे, सो डोंट वरी। in a pouch is called, कोमा लगा के लिखिएगा, is called scrotum। which is maintain temperature for spermatogenesis। देखिए आपके लिए एक सुविधा ये है कि अगर मान लीजिए चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट आ रहा है तो आप डाउट को बाद में, क्लास के बाद, जैसे चैट बॉक्स या कहीं भी आप, जैसे आप कंप्लेन पहुंचाते हैं ना ऑफिस में, वैसे आप अपनी क्वेरीज को भी पहुंचा सकते हैं, जहां से मैं क्या है, अगर मान लीजिए कोई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेरीज है तो मैं वहां से आपकी सॉल्व कर दूंगी, अगर क्लास के दौरान मैं नहीं देख पा रही हूं तो। बेटा, who has one testicular can make a woman pregnant? हाँ, या बिल्कुल, अगर आपके पास एक टेस्टिस है, हेल्दी टेस्टिस है, तो उसके माध्यम से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जब स्पर्म बनेगा, तो भाई स्पर्म अगर बन रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता है ना। चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा गया है जो आपके टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी उदर गुहा होती है उसके बाहर होते हैं, और
एक पाउच में होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, विच इज मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करता है, शुक्राणु जनन, यानी कि जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उसके बनने के लिए टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। यह बेटा किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है, आपको टेस्टिस पढ़ाया जा रहा है, तो टेस्टिस के रेफरेंस में बोल रहे हैं। अच्छा, एक दिन डाउट क्लास लगा ले, हाँ, चैप्टर के रिगार्डिंग फिर ये भी देखा जाएगा अगर ये पॉसिबल होगा। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं, ठीक है। यह उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर, यह उदर गुहा के बाहर एक थैली में उपस्थित होते हैं। क्या होता है, एक थैली में उपस्थित होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। कहते हैं, कोमा लगा के लिखिएगा। यह मतलब अब किसके लिए लिखा गया है, स्क्रोटम के लिए, ठीक है। यह शुक्राणु जनन के दौरान, शुक्राणु जनन के लिए तापमान नियंत्रित करता है। देखिए लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए कुछ कुछ चीजों की क्या है, पीपीटी लेके आए हैं। अभी आपको डायग्राम से भी लिखा देंगे, दिखा देंगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम। अगर आप स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी आगे और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए मेल में क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। ऐसा नहीं है कि, और ये भी सर्टेन नहीं है कि पर्टिकुलर एक टेस्टिस से जो आपके स्पर्म बनेंगे उनमें एक्स होगा, पर्टिकुलर दूसरे टेस्टिस से जो बनेंगे उसमें वाई होगा, ठीक है। ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है। जो भी स्पर्म बन रहे हैं टोटल, चाहे दोनों टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो भी स्पर्म बन रहे हैं, उनमें क्या होगा, कुछ कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ में वाई होगा। अब वो स्पर्म जब जाएंगे फीमेल वेजाइना के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर एक्स वाला फर्टिलाइज कर जाएगा एग के साथ तो बेबी गर्ल होगा, और वाई वाला अगर कर जाएगा तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। इसे और भी क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे अगर चलेंगे तो टेस्टिस के बारे में हमने क्या देखा, वन पेयर टेस्टिस होते हैं, कहां होते हैं, एक पाउच में होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो आपकी उदर गुहा होती है उसके बाहर होते हैं। एक थैलीनुमा संरचना जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें होते हैं। ये स्क्रोटम क्या करते हैं, तापमान नियंत्रित रखने का काम करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे, अभी जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे टेस्टिस आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम चलेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है, सहायक नलिकाएं या सहायक कोशिकाएं। सहायक नलिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है आपका, कौन कौन सी वो नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से स्पर्म क्या है, सेमिनल वेसिकल वीर्य पुटिका तक स्टोरेज संग्रहण के लिए पहुंचता है। तो सबसे पहले वृषण नलिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। इसको लर्न करने की एक ट्रिक बता देंगे, क्योंकि इसको क्या है, सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्म टेस्टिस से कहां जाएगा, रेटे टेस्टिस में जाएगा, फिर वहां से वसा इफ्रेंसिया में जाएगा जिसको हम शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, फिर एपिडिडेमिस में जाएगा, और लास्ट में आपका कहां जाएगा, वसा डिफरेंसिया में। वहां से क्या है, ब्लैडर, ब्लैडर से सेमिनल वेसिकल, और वहां पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीमेट या फिर जो भी प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से स्पर्म को रिलीज किया जाता है, तो वो स्टोरेज वाला स्पर्म जो है वो क्या होगा, यूरिथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। नहीं, हाइट छोटी नहीं है, वो दिख रही है,
चलो वापस आओ। वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं बोलते हैं। एपिडेडेमस, अधिवृषण, और लास्ट में हमारा क्या है, वासा डिफरेंसिया, शुक्र वाहक। ये वो नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, जो आपका शुक्राणु है वो टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल वीर्य पुटिका तक पहुंचता है। इसकी आपको एक लर्निंग ट्रिक बता देते हैं, दैट इज रीड, ठीक है। अब इस रीड में जो आपके क्या है, वासा वर्ड जो है, वासा जो है उसको सेकेंड एंड फोर्थ यानी कि इवन नंबर पे रखा गया है। बासा वाले जो दोनों हैं उनको कहां रखा गया है, इवन नंबर पे रखा गया है। तो इन ई में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इवन नंबर वाला जो ई है वो बासा के लिए है, मतलब कि बासा इफरेंसिया होगा। नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। चलो वापस आओ। रीड की अगर, आर की अगर हम बात करेंगे, रीड आप इस ट्रिक से ये याद कर सकते हैं, आर से क्या होगा आपका, रेटेटेस्टिस होगा, ठीक है। इवन नंबर पे ई आ रहा है, बासा के लिए होगा, यानी कि बासा इफ्रेंसिया, देन आपका एपिडेडेमस, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डी फॉर वासा डिफरेंसिया, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, ये सहायक ग्रंथियां आपको याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक ग्रंथियां पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। आपको PYQs में ऐसा मैं दिखाऊंगी आगे जब हमारा, हाँ, एक दूसरे को आपस में खत्म करने लगते हैं, या फिर हमारी बॉडी में कुछ भक्षण कोशिकाएं होती हैं। जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जित एक्स्ट्रा कोई भी चीज होती है तो उसको क्या करती हैं, वो भक्षण कोशिकाएं खत्म करती हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जिसको हम क्या बोलेंगे, शुक्राशय बोलेंगे। ये एक जोड़ी होते हैं, ये आपको याद रखनी है कि कौन सी ग्लैंड्स जो हैं वो सिंगल हैं, एकल हैं, और कौन सी ग्रंथियां जो है वो जोड़े में हैं। अगर हम सेमिनल वेसाइकल की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य पुटिका भी बोलते हैं, जहां पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, वो क्या होते हैं, एक जोड़े होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है, प्रोस्टेट है, पुरुष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये सिंगल होती है। और लास्ट में हमारा क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये क्या होती है, एक जोड़े होते हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, ये सहायक ग्रंथियां क्या करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा क्या करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा यानी कि एक फ्लूइड बनाती हैं, जो क्या करता है, वीर्य यानी कि स्पर्म के साथ साथ डिस्चार्ज होता है, जिससे कि जो आपका स्पर्म है वो प्रॉपरली यूरिथ्रा के माध्यम से बाहर आए। अदरवाइज क्या होगा, वो नलिका में कहीं भी स्टिक कर सकता है, चिपक सकता है। फिगर से, फिगर आ रहा है बेटा, फिगर आगे आ रहा है, जहां पे नीड है फिगर की वहां पे आपको फिगर दिया जाएगा, ठीक है। इन ग्रंथियों का स्राव क्या करता है, सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम से भरपूर होता है, ठीक है। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, सुक्रिय प्लाज्मा बनाती हैं, जो कि स्पर्म के साथ साथ रिलीज होता है। इस सुक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ एंजाइम होते हैं। मुख्य जो घटक होता है वो फ्रक्टोज होता है, ये आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, शिश्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिश्न बोलेंगे। इसको इस तरह से लिखिए, ठीक है, क्या बोलेंगे, शिश्न बोलेंगे। क्या बोला है बेटा, स्लाइड कौन सा है, आई थिंक 4th या 5th स्लाइड होगा। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, आपके लिए कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए वापस आते हैं एक बार। तो हम क्या देख रहे थे, पेनिस, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, वो शुक्राणु, पेनिस यानी कि शिश्न, इसके अंदर एक डक्ट होती है जिसको हम यूरिथ्रा बोल रहे होते हैं, मूत्र मार्ग बोल रहे होते हैं, उसके माध्यम से स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या होता है, बाहर आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्या है, हमारा टेस्टिस है, जहां पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर कुछ क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, जिन्हें हम क्या बोल रहे होंगे, रेटेटेस्टिस बोल रहे होंगे। सबसे पहले
अभी इसको डिसेक्ट करके यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझाएंगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सपोज करिए ये क्या है, कोई एक टेस्टिस है, ठीक है, ये क्या है, बैक पेज, टेस्टिस के अंदर बेटा सेमनीफेरस टिब्यूल होती हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको बताए गए हैं उनके अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल होती हैं, जहां पे अंदर स्पर्म को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, पुरुष जनन कोशिकाएं बोलते हैं, या फिर स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अभी आप थोड़ा सा सब्र करिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने का पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्पर्म कैसे बन रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये आपको क्या दिख रहा है, टेस्टिस दिख रहा है। इस टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उनको हम क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस। इस रेटे टेस्टिस से कुछ इस तरह से डक्ट्स निकली होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंसिया बोलेंगे, ठीक है। ये वासा इफ्रेंसिया स्पर्म को लेके कहां जाएंगी, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से जो स्ट्रक्चर डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। पिंक कलर वाली जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी एपिडेडेमस है। तो जो आपके बासा इफ्रेंसिया है वो स्पर्म को कहां लेके जाएगी, एपिडेडेमस में, और यहां से जो स्पर्म है वो फाइनली कहां पहुंचेगा, इस वाली डक्ट्स में पहुंचेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंसिया बोलेंगे, ठीक है। और यहां से होते हुए स्पर्म कहां पहुंचेगा, हमारा सेमिनल वेसाइकल में पहुंचेगा, ठीक है। कहां पहुंचेगा, सेमिनल वेसाइकल, ये जो आपको लीफ लाइक दिखेगा यहाँ पे आपका क्या पहुंचेगा, स्पर्म पहुंचेगा सेमिनल वेसाइकल में। इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, आप देखिए वासा डिफरेंसिया के माध्यम से स्पर्म कहां पहुंच रहा है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम सेमिनल वेसाइकल बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टोर होगा। प्लस जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन कहाँ पे आपका इकट्ठा हो रहा होगा, ब्लैडर में, ठीक है। अब ये दोनों मिलके ब्लैडर से एक डक्ट निकलेगी प्लस सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट निकलेगी, ठीक है। दोनों के दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। आगे जाके यही डक्ट क्या होगी, आपकी यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि मेल में क्या हो रहा है, मेल में क्या हो रहा है, यूरिन प्लस स्पर्म दोनों के लिए एक ही पाथवे है, एक ही पाथवे के माध्यम से एक ही रास्ते से जो यूरिन है, यूरिन जिसको हम मूत्र बोलते हैं, प्लस स्पर्म जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, दोनों के लिए क्या है, सेम पाथवे है, ठीक है। जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। मूत्राशय बोलते हैं बेटा ब्लैडर को हिंदी में, अभी हिंदी लिख रहे हैं डायग्राम की, ठीक है। बाकी आप क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जिसको हम सिस्न बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्न बोल रहे हैं। इसके अंदर जो डक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो यूरिथ्रा लिखा है, ये जो ब्राउन कलर से हाईलाइट है, ठीक है, ये क्या है, एक डक्ट है जिसके माध्यम से मूत्र तथा शुक्राणु बाहर आता है। अधिवृषण, हाँ एक एक चीज अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस थोड़ा सा सब्र आप बना के रखिएगा। चलिए इसको रफ करते हैं, ये आपको थोड़ा क्लियर दिखे। वासा डिफरेंशिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य पुटिका। प्रोस्टेट आपकी ग्लैंड है। अधिवृषण, स्क्रोटम पाउच है। यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग।
ये डैश लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा बताया जाएगा कि इस टेस्टिस के अंदर कैसे स्पर्म बन रहा है और वो कैसे टेस्टिस से बाहर यहां तक पहुंच रहा है। सपोज करिए ये आपका क्या है, कोई टेस्टिस है, ठीक है। हमने क्या किया है, टेस्टिस को यहां पे रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, शुक्र वाहिका, हाँ। डायग्राम नोट्स पे मेंशन, डायग्राम आपके पीडीएफ में रहेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ये आपको क्या है, समझाने के लिए है ना। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बाकी थ्योरी आप मेंशन कर दीजिए, इतना टफ डायग्राम बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए है। चलिए वापस आते हैं, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर अगर आप जाएंगे तो किसी भी टेस्टिस में, टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। अगर हम एक टेस्टिस की बात करें, एक टेस्टिस को हमने यहां पे क्या किया है, बाहर निकाला हुआ है। एक टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250। टेस्टिस के अंदर 250 इस तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। आपको 250 बना के नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, बताया है। एक टेस्टिस के अंदर अगर आप जाएंगे तो कितने कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन 1 टेस्टिस, ठीक है। एक ब्रशड़ में 250 ब्रशड़ कोष होते हैं। कंपार्टमेंट या लोब को हम क्या बोलेंगे, कोष। कितने होते हैं, 250। आप देखते हैं कि एक बार अगर कोई भी मेल एक बार इंटीमेट करेगा, कोई भी मेल अगर एक बार इंटीमेट करेगा तो क्या होगा, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। कितने, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एक बार इंटीमेट करने से। अब आप सोच पा रहे होंगे कि इतने स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है। आपको क्या बताया है, मेल के पास 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल ब्रिसड कोष होते हैं, बता रही हूं बेटा, बता रही हूं, ठीक है। एक टेस्टिस में क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, अब एक अगर आप एक ब्रशड कोष को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 250 हैं, एक को अगर आप बाहर निकालेंगे तो उसमें दो से तीन क्या होते हैं, आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं। 2 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। और उस एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को अगर आप बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर क्या है, एक मेल जर्म सेल होगी, यानी कि पुरुष जनन कोशिका होगी, जिससे क्या होगा, अब एक पुरुष जनन कोशिका से क्या होंगे, 4 स्पर्म बन रहे होंगे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि एक सेमिनिफेरस टिब्यूल में 4 स्पर्म बन रहे हैं, 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिस में, 2 में कितना हो जाएगा आपका, 500, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म बनेंगे, मैथ वाले बच्चे कैलकुलेट करके बताएं मुझे जल्दी से। अब अगर सॉरी फॉर दैट, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, डायग्राम को जरा हम पीछे लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको बाद में बताएंगे, ये इस स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो डायग्राम है इसको पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्या है, एक्सप्लेन करनी है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हो पाए।
टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये आपको क्या है याद रखना है। आगे देखते हैं, चलिए आगे अगर देखते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, बनते कैसे हैं वो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये जो बनने की प्रक्रिया है, किसी भी मेल के अंदर जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पे लिखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। ये कहां पे होती है, मेल जर्म सेल यानी कि पुरुष जनन कोशिकाओं में, या फिर इसी को मेल जर्म सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुजन, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स के पास शुक्राणु नहीं होता है, सीमेन होता है। गर्ल्स के पास एग होता है, ओवम होता है। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। इस पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली नहीं दिखेगा। ठीक है, स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, स्पर्म फॉर्मेशन की एक टाइमिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए अभी स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, फिर दोबारा सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। अब आप इंटीमेट जो कर रहे हैं, ठीक है, आपने जस्ट अभी किया, आफ्टर दैट आपने किया है, तो क्या होता है, पहली बार में जो पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पूरे का पूरा जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है 200 से 300 मिलियन, एक बार में अगर वो इजैकुलेट नहीं हो पाता है तो फिर वो रिमेनिंग वाला जो होता है वो सेकेंड टाइम, प्रोसेस पूरा का पूरा रिपीट होने में उतना ही समय लगता है, सेम टाइम। ये माइथोलॉजिकल फैक्ट है जो आप लिख रहे हैं प्रिंस शुक्ला, ये कुछ माइथोलॉजिकल फैक्ट है। चलिए आ जाते हैं वापस से। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्पर्म है, पहले हम पुरुष में पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे, फिर हम महिला में जाएंगे, वहां पे हम एग बनाएंगे, फिर हम दोनों को फ्यूज कराएंगे। ठीक है, फ्यूज करके हम क्या बनाएंगे, बेबी बनाएंगे। तो अभी हम आते हैं स्पर्म बनाने की प्रोसेस पे। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन बोलते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही होती है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर आप जाएंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर आप जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो मेल जर्म सेल यानी कि पुरुष जनन कोशिकाएं, पुरुष जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। ठीक है, या फिर आपका क्या है, शुक्राणुजन। यहां पे क्या हो रहा होगा, स्पर्म बन रहा होगा। अब आपको बता दें कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, एक शुक्राणुजन से कितने शुक्राणु बन रहे हैं, 4 शुक्राणु बन रहे हैं। इसीलिए एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस में अ लॉट ऑफ नंबर, ठीक है, बहुत संख्या में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए सारी चीजें बेटा आपको बताएंगे, थोड़ा सा आपके आपके लॉट ऑफ डाउट आ रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिए ना, थोड़ा सा। चलिए वापस आते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है, उससे पहले आपको बता देते हैं, एक स्लाइड लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, टेस्टिस है। मेल में अगर आप देखेंगे, मेल में अगर आप देखेंगे तो 1 पेयर टेस्टिस होता है। ठीक है, इस टेस्टिस में क्या होंगे, आपके पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। 250 क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। 250 आपके पास क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम बाहर निकालते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और हम देखते हैं इसमें क्या है, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और बीच में क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं।
बीच में क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। क्लास ऑफ हो गई है, ओके। ये क्या है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, अभी अगर देखेंगे बेटा, हाँ बेटा बताइए विश्वजीत, क्या डाउट है आपका? टेस्टिस ऑर्गन है भाई, टेस्टिस क्या है, ऑर्गन है। सेल्स, ऊतक, कोशिका, ऊतक, और ऊतक से वो अंग बना है जिसको हम टेस्टिस बोल रहे हैं। नाइटफॉल क्यों होता है, नाइटफॉल क्यों होता है? आपके शरीर के अंदर जब भी कोई अतिरिक्त पदार्थ होता है तो बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्शन। पहले आपने देखा होगा बॉडी जो है वो अपने आप को किसी भी बीमारी से, किसी भी एक्स्ट्रा चीज से खुद ही प्रोटेक्ट करती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी उत्सर्जित पदार्थ बनेगा, चाहे वो पसीना हो, मूत्र हो, या फिर मल हो, या फिर वीर्य हो, वो सारे की सारी चीजें क्या होंगी, शरीर उनको बाहर निकालेगा। विषाक्त पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, एक तरह से स्पर्म भी क्या है, उसी में आता है, इस उत्सर्जित पदार्थ में ही, तो उसको क्या है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस एक तरह से बोल सकते हैं, जो इंटीमेट होना होता है। अगर मान लीजिए बहुत समय से आपके शरीर में कंटिन्यू 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 स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो शरीर क्या करेगा, आपको कोई भी बीमारी होती है तो शरीर सबसे पहले, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, उसे खुद से सही करने का प्रयास करती हैं। जब हमारी बीमारी सही नहीं होती है तब हम क्या करते हैं, मेडिकेशन प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप इंटीमेट नहीं हो रहे हैं, या फिर जो भी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम स्पर्म को रिलीज करते हैं, अगर वो नहीं हो रहा है तो नेचुरल प्रोसेस होता है नाइटफॉल। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होता है नाइटफॉल। हाँ चलिए वापस आते हैं, एक बार यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो टॉपिक है उस पर आइए, अब डाइवर्ट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल्स, यानी कि पुरुष जनन कोशिकाएं। आप देखेंगे एक टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसको हमने क्या किया है, बाहर निकाला है। इसमें ये आपकी क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस नलिका बोलेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करेंगी, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, मेल जर्म सेल्स, जिनमें क्या हो रहा होगा, स्पर्म का निर्माण हो रहा होगा। यहाँ पे स्पर्म का निर्माण हो रहा होगा, साइड में उसके क्या है, ये सर्टोली सेल्स है जो क्या करेंगी, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करेंगे। ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है, स्पर्म शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलो वापस आओ, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइम ओवर हो गया, समझ में ही नहीं आता, पढ़ाते पढ़ाते समय कब हो जाता है। तो कल हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहां तक रिकॉल रखना है, हम क्या करेंगे, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसको बाहर लेके चल रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसके अंदर क्या होगा, मेल जर्म सेल होंगी, और इन मेल जर्म सेल्स में क्या हो रहा होगा, स्पर्म का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, स्पर्म के निर्माण के लिए उसे क्या चाहिए होगा, पोषण चाहिए होगा। ये पोषण कौन दे रहा होगा, सर्टोली कोशिकाएं दे रही होंगी। चलिए आगे की क्लास में यहीं से मिलते हैं। हाँ चलिए आगे की क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।